Assalamualaikum everybody, welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. How are you doing? अच्छा, एक बात जिस पे जितनी बात की जाए मेरा ख्याल है कम है, बिजली अभी भी नहीं आ रही। तो लिहाजा ये हम लिटरली एक डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं और जिसमें हमारा अपना एक्सपीरियंस भी होता है और हमारी फैमिलीज़ जो कि ऑल ओवर पाकिस्तान फैली हुई हैं, फैमिलीज़ एंड फ्रेंड्स, हम लिटरली पूछते हैं ये बिकॉज हम ऑन द ग्राउंड रियलिटी सुनना चाहते हैं। और कल का मैं आपको लाहौर का बता दूं, बुरा हाल जनाब, मतलब घंटों बिजली ना होना। किसी भी व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में पता नहीं क्यों उन्हें हमें बताने में ऐसा लगता है कि शायद कोई फर्क पड़े, शायद हम उनकी आवाज़ बन सकेंगे। और हम उनकी आवाज़ इसलिए बनते हैं क्योंकि ये आवाज़ आवाम की आवाज़ है। और इस वक्त जो बिजली का तलब और रसद का फ़र्क है, इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट राइट नाउ। और बिजली की सूरत हाल, लोड शेडिंग की सूरत हाल मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 7000 मेगावाट से ऊपर चला गया है। तूलो अर्ज में बहुत गंभीर है। कई घंटों की लोड शेडिंग शहरी इलाकों में हो रही है और कई घंटों की लोड शेडिंग देही इलाकों में हो रही है। सो वफाकी हुकूमत, ये जो कोalition गवर्नमेंट है, सर ज़रा नज़र सानी करें। और आवाम पहले ही बड़े मुश्किल में मुब्तला हैं। पेट्रोल की कीमतें आपको पता है अभी तो और भी बढ़ सकती हैं। अशाए खुरोनोश की कीमतें बढ़ रही हैं। ट्रांसपोर्टरों ने तो ऐसा समझा जैसे मौका लग गया उनके हाथ। वो तो मौका ही ढूंढ रहे होते हैं ना, तो मौका तो लग ही गया, लेकिन मतलब एज इफ मौसम कोई मदद दे रहा है। मतलब मौसम भी एक अखीर का है, तो हर जगह से मेरा ख्याल है कि एक इंसान जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल में अपने आप को फील कर रहा होगा। मौसम की एक बात करनी है मैंने मौसम की बात आपने करी दी है। और ये जो गर्मी की सूरत हाल है और इससे हम रोज़ की बुनियाद पर नबर्द आजमा है और इसके आगे मामलात और गंभीर ही होंगे, आसान तो होंगे नहीं। हम शिकवा करते हैं कि हमने शहरों से हाउसिंग सोसाइटियाँ बना दी, ग्रीन एरियाज ख़त्म कर दिए, दरख्त ख़त्म कर दिए, लेकिन हमने अपने घरों में भी यही किया। मतलब लिटरली बड़े हमारे बचपन और लड़कपन तक बड़ी आम सी बात थी, ऑलमोस्ट हर रिश्तेदार के घर में आम का दरख्त होना, जामन का पेड़ होना, कराची में शरीफा और चीकू का पेड़ होना। मगर अल्टीमेटली हमने अपने घरों में भी यही किया कि हम या जो बड़े बड़े घर वाले थे वो घर बेचकर चले गए और वहाँ पे अपार्टमेंट्स बन गए, और जिन लोगों के घरों में कुछ पेड़ थे उन्होंने अल्टीमेटली वो कटवा दिए। तो फिर हम कैसे बड़ी अच्छी आपने बात पॉइंट आउट की है। और ये हमें ऐसा लगता है बिकॉज हमारी नज़रों में जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, वाकई बचपन में हम बड़े ऐसे दरख्त देखते थे। अमरूद का भी मुझे याद है, हमारे यहाँ तो होता भी था, मेरे घर भी है बिल्कुल। तो लिहाजा ये हम भी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं थोड़ा सा अपना क्लाइमेट और एनवायरनमेंट बेहतर करने में, इसलिए हमने बात पॉइंट आउट की थी। बहुत सी आज बातें हैं और गेस्ट भी हमारे पास आपको पता है एज ऑलवेज होते हैं। एक बड़े इंस्पायरिंग गेस्ट से भी आज आपकी मुलाकात करवानी है। ये वो लोग हैं जो एक्चुअली फ़ख्र पाकिस्तान हैं। ये पाकिस्तान के लिए हुकूमत कोई भी हो, लीडरान कोई भी हो, जो इन्होंने सोचा है ना कि इस मुल्क के लिए करना है, वो ये करते चले जाते हैं। अच्छा, मैं बड़ी इंस्पायर होती हूँ जब हम इनसे मुलाकात करते हैं और कहानियाँ भी इनके सुनते हैं कि ये किस तरह डिस्ट्रैक्शंस जो कि ज़िंदगी में होती हैं, जो कि लिटरली कभी कभार तो लोग कहते हैं ना जी मुल्की डिस्ट्रैक्शन भी हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती है, ये बिल्कुल उसको हावी नहीं होने देते अपने ऊपर। और जो इनका अपना विजन होता है कि हमने ये करना है, ये अचीव करना है, वो करते हैं फॉर द गुड ऑफ द पीपल मोस्टली। तो ये ज़रूर हमने इनसे बात भी करनी है और आपसे मुलाकात भी करवानी है। लेकिन हमारी पहली टॉप स्टोरी जो है, ख़वातीन महफूज नहीं है। मेरा ख्याल है कि हर आए दिन कोई ऐसा एग्जाम्पल हमारे सामने आ जाता है जो इस बात की बिल्कुल एक सीमेंट कर देता है इस बात को कि हम जितने स्टेप्स भी फॉरवर्ड करें ना, 2 स्टेप्स फॉरवर्ड हमने किया तो हम 10 पीछे भी चले जाते हैं। जो कि आज ये कल की ही बात है, कल परसों की, जिसकी हम आपको थोड़ी सी डिटेल देंगे और उसके बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे। मुल्क में ख़वातीन के ख़िलाफ़ जिनसी जराइम थमने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन मुल्तान से आपको पता है कराची आने वाली बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस में क्या हुआ है 28 मई को, 2-3 दिन पहले की बात है। जो कुछ हुआ उसने पूरी कौम के रोंगटे खड़े कर दिए। अकेली मुसाफिर खातून कुरोड़ी के मकाम पर 3 अफराद ने इज्तमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। वाक़े पर मुकदमा कराची सिटी रेलवे पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में खातून से ज़्यादती साबित भी हो गई है। अब्दुल्ला, इस सारी कहानी से ना मुझे वो दिल्ली रेप जो था ना, बस वाला, जिसमें एक बस चल रही है जो कि आप एक मूविंग चीज़ को ऑलमोस्ट सेफ ही समझते हैं, जहाज़ हो या ट्रेन हो या बस हो, किसी ने क्या कर लेना, लोग भी होते हैं, एक एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन ये हुआ है हमारे यहाँ। ज़्यादती में मुलव्वस 3 मुल्ज़मान गिरफ्तार भी किए गए हैं। एक मशकूक शख्स और 4 सिक्योरिटी गार्ड्स भी पुलिस की तहवील में हैं।
खातून को चंद माह पहले ही शौहर से अलहदगी हुई थी। मुतासरा खातून अपने बच्चों से मिलने एक्चुअली मुजफ्फरगढ़ गई थी। वहाँ पे भी इत्तलात हैं कि उसके ससुराल वालों ने उसको बच्चों से नहीं मिलने दिया और उसके बाद वापसी पर यह वाक़या हुआ। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि हमारी बच्चियाँ, हमारी माएँ, हमारी बहनें, सबसे बढ़कर एक औरत महफूज नहीं है। अकेली खातून जिम्मेदारी भी क्या होती है, मैं कहता हूँ वो खातून अपने आप को संभाल सकती है, मौका तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं होती। नहीं तो यही तो सारी बात है कि वो मोटरवे पे हो या ट्रेन में हो, कहीं भी हो, जो इर्द गिर्द के लोग हैं ना वो मौका नहीं छोड़ते। बात ये है वो उसको देख लेते हैं कि ये अकेले निकल कैसे आए। और वही आपने सबसे बड़ा सवाल तो जो ये लोग करते हैं उनका सबसे पहले तो ये होता है ये अगर निकली है तो इसको फिर पता है ये एक्सपेक्ट कर रही होगी। एंड आई एम सॉरी, हमारे बड़े बड़े ऑफिस होल्डर्स ने भी इस स्टेटमेंट को दोहराया है। अगर आपको याद हो मोटरवे केस में हमारे माशरे का इतना बुरा हाल तो नहीं था, मतलब खवातीन का अकेले निकलना अब मैं देख रहा हूँ कि को मायूब समझा जाता है। वैसे तो मतलब हमारी खवातीन समझा जाता है, मतलब अब इस पे कोई बात हो रही है या अब ये वाकयात हो रहे हैं। खवातीन हमारी यहाँ तब से अकेले ट्रैवल कर रही हैं, इंडिपेंडेंट हैं, सफर करती हैं। इसमें ये कुछ चीजों इतना बुरा हाल तो नहीं था। और कुछ चीज़ों को पक्का होना चाहिए था ना, बेहतर होना चाहिए था। विद टाइम आप प्रोग्रेशन और बेहतरी की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, बट जहां खवातीन इन्वॉल्व हैं वहां नहीं। भाई जल्द से जल्द इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए और हम कोशिश करेंगे कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का भी कोई वर्जन इस पे मिले हमें, और रेलवे हुक्काम की तरफ से भी कोई बताया जाए कि हुआ क्या एग्जैक्टली। चलती ट्रेन में हुआ, रोहड़ी स्टेशन पर यह वाक़या हुआ क्या, इसमें जो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन, आपको पता है रेलवे की अपनी पुलिस भी होती है, बिल्कुल, उनकी तरफ से क्या हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी इस वाक़ा का मुकदमा चूँकि कराची में दर्ज किया गया है, इसलिए मालूम करते हैं राना जावेद हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, ही इज़ इन्वेस्टिगेटिंग दिस केस। बहुत शुक्रिया आपका राना जावेद। बताइएगा ये वाक़या हो तो गया, फिर पुलिस तक कैसे पहुँचा बुनियादी तौर पर, और अब पुलिस ने जो अब तक की प्रोग्रेस की है, रेलवे पुलिस से कोऑर्डिनेशन की बात हो या पंजाब पुलिस से राबते की कोशिशें हों, उसकी क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, ये वाक़या 28 मई का है, जब मुल्तान से ज़करिया एक्सप्रेस जो कराची आनी थी उसमें ये वाक़या रिपोर्ट हुआ कि एक खातून जो है वो इकनॉमिक क्लास में मौजूद थी, लेकिन कुछ रोहड़ी स्टेशन के बाद जो ट्रेन का स्टाफ था उस स्टाफ ने आने के बाद उस स्टाफ ने उन खातून को ऐसी क्लास में बैठने की ऑफ़र की, जिसके बाद वो जो खातून थी वो उनके साथ ऐसी क्लास में चली गई और वहाँ फिर 2 अफराद पहले से मौजूद थे। इस तरह 3 मजमूई तौर पर मुलजिमान थे जिन्होंने उनके साथ नाज़िबा हरकत की और गैर अखलाकी हरकत की। और ये मामला क्योंकि रोहड़ी में रोनुमा हुआ है तो रोहड़ी पुलिस जो है वो सिंध पुलिस के अंडर आती है, और सिंध पुलिस में भी रेलवे पुलिस जो है वो इसको मामला को देख रही है, और रेलवे पुलिस अब तक जो है मुख्तलिफ जो अफराद से पूछगछ कर चुकी है। इसमें ये बात कि मामला रिपोर्ट किस तरह हुआ वो ये कि ये जो खातून जब कराची पहुंची तो कराची पहुंचने के बाद इन्हें कोई लेने नहीं आया और ये स्टेशन पर बैठी रही हैं, जिसके बाद जो पाकिस्तान रेलवे की पुलिस है उन्होंने इन्हें मदद के लिए कहा कि क्या क्यों परेशान है, उस पर इन खातून ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद लेडी पुलिस एहलकार को भेजा गया तो उनको भी इन्होंने उस वक्त कुछ नहीं बताया, जिसके बाद इनकी बहन को कॉल की गई, वो अपने इनकी बहन और बहनोई कराची स्टेशन आए हैं, वहाँ से इनको रिसीव किया और चले गए। उस वक्त तक ये वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन बाद में फिर इन्होंने घर जाने के बाद ये मामला पुलिस को बताया है और फिर मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि एक खातून के साथ कराची से मुल्तान से कराची आने वाली ज़करिया एक्सप्रेस में जो है वो उनके साथ ज़्यादती का वाक़या रोनुमा हो गया है। अच्छा राना जावेद, ये भी बताएं कि ऑब्वियसली एक चीज़ की वजाहत जो है वो सामने नहीं आ रही, ये कि ट्रेन चलाने वाली कंपनी कोई भी हो, क्या तीनों जो मुलाजमीन थे वो रेलवे के मुलाजिम थे या निजी कंपनी के? ये मतलब ये थोड़ी सी कंफ्यूजन इस किस्म की है, आप क्लियर करें। जी, पाकिस्तान रेलवे क्योंकि बहुत खसारे में चलने वाला इदारा है तो इन्होंने मुख्तलिफ जो ट्रेनें हैं वो, क्योंकि बहुत सारी ट्रेनों में शिकायत होती है कि टिकट कम लोग लेते हैं तो खसारे में चली जाती हैं, तो बहुत सारी ट्रेन ऐसी हैं जो प्राइवेट ग्रुप्स को दे दी गई हैं, प्राइवेट कंपनियों ने चला रही है। तो ये जो मुल्तान से कराची एक्सप्रेस कराची आ रही थी बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस, ये एक SSR ग्रुप है, प्राइवेट मैनेजमेंट ग्रुप है, उसके तहत ये चलाई जा रही थी। और जो तीनों जो मुलजिमान इस वाक़े में जिन्होंने खातून से ज़्यादती की है वो तीनों पाकिस्तान रेलवे के मुलाजिम बिल्कुल नहीं थे, बल्कि वो इस जो प्राइवेट कंपनी है इसके मुलाजिम थे। और अब प्राइवेट कंपनी को जो पाकिस्तान रेलवे का जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसकी जानिब से शौकत जारी कर दिया गया और इस वाक़े से मुतालिक वजाहत तलब की गई और कहा गया है कि इस किस्म के इक़दाम किए जाएँ कि आइंदा मुस्तक़बिल में इस किस्म के वाक़यात रूनुमा ना हों। मतलब अभी हम मुस्तक़बिल में इस किस्म के वाक़यात रूनुमा ना होने की बात कर रहे हैं। मुस्तक़बिल का प्रेजेंट ये है, एक रेप हुआ है यहाँ पे, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि चीफ मार्केटिंग ऑफिसर क्या, मतलब बड़े बड़ों को
हिल जाना चाहिए था इस मामले पे, तो जीएम रेलवे और वज़रा तक इसमें उनका पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए। आप और खास बताइएगा, तौर पे दे शुड बी क्वेश्चनिंग कि किसको आउटसोर्स किया हुआ है, किस किस्म के मुलाजमीन है। अब ये बताइएगा राना जावेद कि क्या उम्मीद की जाए, मतलब ये केस भी रिवायती केसेस की तरह बस चलता रहेगा और बहुत अगर कुछ हुआ तो बहुत अरसा लग जाएगा या सिरे से कुछ होगा ही नहीं? जी देखें, अभी पुलिस ने तो अपने तौर पर फर्स्ट स्टेप ये किया है कि पूछगछ की है, बहुत सारी मालूमात इकट्ठी की हैं और 3 में से जो 2 मुलजिमान हैं उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। जो तीसरा मुलजिम, उसकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस गिरफ्तारी के बाद मुलजिमान को चालान बनाकर अदालत में पेश कर दी कि अदालत में जो मुतासरा खातून है उन्होंने उनकी तस्दीक करनी है, उनको पहचानना है, आया वो उन मुलजिमान को पहचानती हैं या वहाँ इनकार करती हैं। और फिर दूसरा ये कि जो अदालती कार्रवाई है वो किस तरह चलती है, सुस्तरवी से चलती है या अदालत चालान को देखते हुए और जल्द कार्रवाई करती है, मुलजिमान को सज़ा देती है। तो ये मामला पुलिस की जानिब से तो 80% तक हल कर लिया गया, लेकिन अब मुतासरा खातून और अदालत के रवैये पर डिपेंड करता है कि आया ये मुलजिमान को कोई सज़ा मिलेगी या मामला हमेशा की तरह दबा दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया राना जावेद। नॉट दैट अफसोस की बात यह है, हम तो इधर बैठ के ये रोज़ आए दिन ऐसी चीज़ें रिपोर्ट कर रहे होते हैं, फिर उनको फॉलो अप भी करते हैं, लेकिन कभी कभार हमें भी ये लगता है कि ये कुछ होने नहीं वाला। बिकॉज अभी तक अगर कोई सज़ाएं, कोई लॉज, कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग, कोई धांसू किस्म के लॉज बने होते हैं और उन पे अमल किया होता और अब तक कोई सज़ाएं हुई होती तो कोई डिटरेंट बनता ना इस चीज़ का। अभी तो इंसानों को पता है कि वील गेट अवे विद इट। सोशल मीडिया एक छोटा सा एक एग्जाम्पल आपके सामने कि अभी भी इस किस्म की जब खबरें आती हैं तो डिटेल्स उसमें ज़्यादा ये होती हैं कि वो औरत की बैकग्राउंड क्या थी, वो क्यों अकेली चढ़ी थी, वो डिवोर्स थी, वो अपने बच्चों से मिलने गई थी। मतलब ये इट डजंट इवन मैटर कि उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसके साथ ये मुझे हुआ लगता है कि हम सबकी डायरेक्शन भी गलत है। मतलब हम अगर अपने जैसे लोगों की ही बात करें तो जहाँ रेप की बात आती है वहाँ हम सब के उमूमी तौर पर होना भी ये चाहिए, उसूली तौर पर रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए, सबको अटेंटिव हो जाना चाहिए। बड़ा सीरियस है, मतलब और कि ये मामला ही बड़ा सीरियस है। ये कत्ल जैसा एक क्राइम है, एक जुर्म है और अभी भी कत्ल में ना इंसान मर जाता है, हाँ, खत्म हो जाता है। इसमें तो आपको वो जिंदा रहना होता है और रोज करना होता है। बिल्कुल, रोज मरना होता है। लेकिन हमारे यहाँ आप देखिए आगाही और सेंसिटिविटी इस लफ्ज और इस मुद्दे को लेकर कि कल सोशल मीडिया पे भी देख रहा था कुछ अफराद जो अपने आप को नाम नेहाद सहाफ़ी कहते हैं, वो इस उनका तो मैं चाहती हूँ कि हम जिक्र भी हाँ, मतलब रेप की बात हो रही है ना, चूंकि ठट्ठे उड़ाए जा रहे थे। मजाक में किसी और को कहा जा रहा था कि आपका फलाना, मतलब ये मजाक है कि किसी को कहना कि तुम्हारा तो रेप ही हुआ होगा। ये तो हमारी सोच है। और फिर जब असली केसेस जब ऐसे आते हैं तो ऑब्वियसली उसको भी भाई क्यों अकेली जा रही थी, मतलब तो ये लाइकलीहुड थी कि ये हो ही जाना। इंसान का में एक नॉर्मल घटियापन होता है ना, कितना घटिया होना जरूरी है कि किसी को ये कहा जाए हंस हंस के रेप हुआ है, तुम्हारा रेप हुआ है। मतलब लानत है ऐसी शक्लों पे और ऐसी बातों पे। सॉरी वी हैव टू से दैट बिकॉज मी एज अ पाकिस्तानी वुमन लिविंग इन पाकिस्तान, जिसको ये आज़ादी होनी चाहिए कि जब वो कहीं अकेले जाना चाहे उसको स्टेट प्रोटेक्शन देती है। शी शुड बी एबल टू गो, अलाउड तो दूसरी बात है, शी शुड बी एबल टू गो, लेकिन नहीं, यहाँ ये भी नहीं हो सकता। अच्छा जी, आगे बढ़ना है और क्विकली हमने आपको बताना है। और एक इंतबाह जो आप जगह जगह पढ़ते हैं, अब इसको सीरियसली भी लें। इट इज़ द मोस्ट प्रिवेंट, ये वो एक वजह है कैंसर की जिस पे आप काबू पा सकते हैं। तंबाकू नोशी के खिलाफ आलमी दिन मनाया जा रहा है और इससे जुड़ी किसी भी चीज़ों से मुंसलिक किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ना करें। और आजकल जो है ना एक नया ट्रेंड है वो ई सिगरेट्स और जूल्स एंड एवरीथिंग, वो भी चल रहा है सारा कुछ, तो उस पर भी ज़रा रिसर्च करें। मेरी अपनी तो नहीं है लेकिन डॉक्टर्स यही कहते हैं कि वो भी आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। और हाँ, और अरबों उसमें भी निकोटीन वगैरह होता है। सर्टनली मुख्तलिफ बीमारियों को दावत देने के ये मुतरातिफ है। हर साल 80 लाख अफराद इससे हलाक होते हैं, 12 लाख तंबाकू के धुएं का शिकार होते हैं। पाकिस्तान में सिगरेट नोशी के अलावा निस्वार है, पान है, गुटखा है, छालिया है, कई तरह के तंबाकू इस्तेमाल किए जाते हैं। मुंह के सरतान की ये वजह बनते हैं और हम सब इस वजह को रोकना हमारे अपने कंट्रोल में है। क्योंकि मैं कहता हूँ हमारे इर्द गिर्द इतना पोल्यूशन, इतना धुआं है, इतनी आलूदगी हो गई है कि और हमने क्या ही, मतलब अगर हम सिगरेट नहीं भी पी रहे तो हम जब घूम रहे हैं बाजार में तो तकरीबन हमारा वही हाल है।
अच्छा जी, चलिए ये भी एक चीज़ है और इसके भी बड़े लॉज हैं। अगर हम पूरी दुनिया से फॉलो करें ना, तो जहाँ नो टबैको नो स्मोकिंग के साइंस लगे होते हैं ना, वो लिटरली एक डिस्टेंस भी बता देते हैं कि इस बिल्डिंग से 500 मीटर दूर तक भी आप नहीं कर सकते। मतलब इतना टाइट सर्कल किया जा रहा है दुनिया में। और हमारे यहाँ वैसे इट इज इम्प्लीमेंटेड इन लॉट ऑफ ऑफिसेज, यू कैन नॉट स्मोक इनसाइड। मतलब अभी भी इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल किया जा रहा है लोगों के लिए सिगरेट पीना, और इसीलिए डिस्करेज। और पता है क्या इससे फर्क पड़ता भी है, जिन लोगों के दफ्तर में नहीं इजाजत होती सिगरेट पीने की, वो फिर सुबह से शाम तक नहीं सिगरेट पीते, या अगर 5 पीते थे तो एक नीचे कहीं जाके पी लेते हैं, और उसके बाद मतलब वो उनके जो आवर्स हैं उसमें तो कट डाउन हो ही जाता है। ये भी बड़ी बात है कि कट डाउन हो जाए। अच्छा, यू कैन ऑल्सो रिकमेंड आइडियाज जो हम फ्लोट कर सकते हैं। लेकिन एक और खबर और आपको बताएं कि श्रीलंका के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं जिनका नाम जरा मुश्किल है, हिशान तिलकरत्ने। बिल्कुल, हिशान तिलकरत्ने ने पाकिस्तानी लेजेंड जावेद मियांदाद से कराची में मुलाकात की। ये हम आपको मुलाकात की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और साथ ही आपको बताएं कि श्रीलंकन विमेंस टीम के हेड कोच हिशान जो हैं, उन्होंने जावेद मियांदाद से उनके घर जाकर मुलाकात की। और इस मौके पर श्रीलंकन विमेंस टीम के असिस्टेंट कोच और ट्रेनर भी मौजूद थे। जावेद मियांदाद ने टोपी के अभी पहनना शुरू किए, या ये आई एम आल्सो ट्राइंग टू ये उम्रा करके आए होंगे इस रमजान? नहीं, ये वो वाली टोपी। ये कौन सी टोपी है? खैर नहीं, चलें आप खबर बता दें। वैसे जरा चेंज सा उनका अटायर और गेटअप लग रहा था ना। मैं जरा बड़ी स्क्रीन पे ना, हमारी यहाँ बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है उनकी टोपी। आपको भी पता चल जाएगा कि बड़ी स्क्रीन पे। हाँ, ये देखिए मैंने आपको बताया था। ये चाय का कप बना हुआ है टोपी पे साइड पे। क्या कुछ फैशन भी होता है? वी कैन क्वेश्चन यू ऑन योर फैशन चॉइसेस। मतलब जावेद मियांदाद इज अ लेजेंड। मुझे लगता है कि एक्चुअली ये उम्रा ही करके आए होंगे, तो इसलिए फिर इन्होंने बाल छोटे किए और अब ये इन्होंने टोपी पहनी है। खैर, जावेद मियांदाद की नीली टोपी पहनना वाज नॉट द न्यूज़। उनकी मुलाकात was the news and of course the women's you can expect this from us कि हम डाइवर्ट हो जाते हैं कभी-कभी। वो अक्सर वो फैशन जब नुआंस कोई इधर-उधर होता है तो हम बड़े इंटरेस्टेड होते हैं कि ये क्या हो रहा है। भाई वैसे तो बहुत सारे शोबे हैं जिसमें हमारे प्रोफेशनल्स दुनिया में जाके खिदमत सर अंजाम देते हैं और हमारा नाम रोशन करते हैं, और वो सिर्फ दुनिया में दूसरे ममालिक तक महदूद नहीं हो जाते। पाकिस्तान में भी उनकी खिदमत गिरा कदर होती हैं। जैसे कि उस दिन मैं बात कर रहा था, उस दिन मैं मुलाकात कर रहा था हमारी जो सुपरस्टार हैं रीमा, उनके हस्बैंड डॉक्टर तारिक शहाब, वो ही इज़ अ डॉक्टर एंड वो भी पाकिस्तान आके कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। सो इसी तरह हमारे एक और प्राइड ऑफ पाकिस्तान है हमारे बिल्कुल पास। और आज जिनको हमने दावत दी है, पहले ज़रा हम बता दें कि पसमानदा इलाकों में माँ और बच्चे की सेहत के लिए बेपनाह काम किया है उन्होंने, और बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत दूर करने के लिए भी मिसाली खिदमात जो हैं वो अंजाम दी हैं। मेडिसिन के शोबे में बड़ा नाम कमाया है। इंतहाई मोतबर research.com की रैंकिंग के मुताबिक दुनिया के टॉप 100 साइंसदानों की फहरिस्त में जगह बनाई है। और हम बात कर रहे हैं आज के हमारे मेहमान आगा खान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़िकार भुट्टा, जो जियो पाकिस्तान के मेहमान और ये जो research.com में इन्होंने टॉप 100 में जगह बनाई है ना, दिस इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। ये बहुत बड़ा एजाज़ है इस शोबे से मुंसलिक अफराद के लिए और किसी भी पाकिस्तानी के लिए। डॉक्टर भुट्टा पसमानदा इलाकों में माँ बच्चे की सेहत के लिए काबिल अमल मॉडल जो बनाया है इन्होंने, उसमें ये सर फहरिस्त हैं। और इस फहरिस्त में वाहिद, ये जो हम रिसर्च की फहरिस्त कह रहे हैं, उसमें वाहिद पाकिस्तानी साइंसदान हैं। और पाकिस्तान के दही इलाकों में पब्लिक सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले हेल्थ वर्कर्स की मदद से माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से गिरा कदर खिदमात सर अंजाम इन्होंने दी हैं। प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़िकार भुट्टा को हम खुशामदीद कहेंगे जियो पाकिस्तान में। बड़े और टाइम पे हमें ये टोरंटो कनाडा से ज्वाइन कर रहे हैं, एज इन उनकी और टाइम है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुबारकबाद, आप कबूल कीजिए। मतलब आपकी खिदमत तो सर्टनली हैं ही, आपकी कम्युनिटी और इस शोबे से जुड़े हुए लोग तो इनसे वाकिफ़ थे ही, लेकिन आज हमारी कोशिश ये है कि पूरा पाकिस्तान जो हमें देख रहा है वो आपकी खिदमत का मोतरफ़ हो। सो हमें बताइए ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि यूजुअली डॉक्टर्स होते हैं वो बस अपनी जो उनकी रूटीन ज़िंदगी होती है वो करते चले जाते हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर के लिए काम करने का ख्याल या अपॉर्चुनिटी और उसके बाद आपका ये जर्नी, प्लीज़ हमें थोड़ा सा बताइए। पहले तो मुझे मदऊ करने का बहुत शुक्रिया। दूसरा ये कि ये ज़रा लंबी दास्तान है, मैं इसको कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा सा गुज़श्ता 37-38 साल का सफ़र बता सकूँ। तो मेरा ताल्लुक़ शोबा अमराज़ इत्फ़ाल से है। मैं बच्चों का स्पेशलिस्ट हूँ और तकरीबन 37 साल पहले ट्रेनिंग के बाद मैं वापस पाकिस्तान आया था आगा खान यूनिवर्सिटी में
मैं शुरू के चंद फैकल्टी मेंबर्स में शामिल हूँ। हमने बुनियाद रखी थी काफ़ी अपने क्लिनिकल प्रोग्राम की, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की, और 15-20 साल हमने काफ़ी कोशिश की कि इस अस्पताल के वसाइल के ज़रिए हम माँओं और ख़ास तौर पर नवज़ायदा बच्चों की सेहत के लिए काम कर सकें। मगर जैसे आपको इल्म है कि पाकिस्तान इतना माशाल्लाह वसी मुल्क है, इतने हमारे मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ के आप समझ लें सहराओं से लेकर और चटियल मैदानों से लेकर आसमान से बातें करते हुए पहाड़ हैं, तो इतने ज़्यादा जियोग्राफी हमारी मुख्तलिफ है कि कई जगह पे वो वसाइल मैसर नहीं लोगों को जो कि बड़े शहरों में मैसर हैं। सन 1996-97 तक ये बात मुझे काफ़ी हद तक जाहिर हो गई मुझ पर कि अगर हमने कुछ इम्पैक्ट करना है अवाम उन्नास पे और ख़ास तौर पे देही इलाकों में बच्चों की और माँओं की सेहत के लिए, तो हमें अस्पताल की चार दीवारियों से बाहर निकलना पड़ेगा। उस वक्त मैंने सन 2000 के करीब अपना एक देही इलाकों में एक प्रोग्राम शुरू किया, और बड़े हिचकिचाते हुए, इस वास्ते कि ना मेरा उसमें तजर्बा था, ना मुझे इल्म था कि वसाइल उसके लिए कहाँ से हासिल किए जाएं और कहाँ हमें दीगर जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कितनी मदद कर सकती है। तो हिम्मत मर्दाना मदद खुदा, मैं समझता हूँ कि इसमें सिर्फ ये जो इतनी सताइश हो रही है ये मेरी ज़ाती सताइश नहीं है, ये मेरे प्रोग्राम के बारे में लोगों को पहली बार पता चल रहा है, क्योंकि मेरे साथ सैकड़ों लोगों ने काम किया है, और मेरे अहबाब जो मेरे क्लियरली डॉक्टर साहब अब पता चला है, तो अब हमें भी ऑब्वियसली नज़र आ रहा है कि क्योंकि कभी कभार डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए ना फीलिंग ये होती है कि जैसे लोगों को दूसरे लोगों का ख्याल नहीं रहा, क्योंकि हम कोई इम्प्रूवमेंट उस लेवल की एक्चुअली देखते नहीं हैं। अब ऑब्वियसली अब आपके इतने अचीवमेंट्स हैं, research.com ने आपको टॉप 100 साइंसदानों की फहरिस्त में आपका नाम लिया, द ओनली पाकिस्तानी इन दैट लिस्ट, दैट मेक्स इट रियली बिग। उस मॉडल के बारे में आप ज़रूर हमें बताइएगा जो कि एक बच्चे और एक माँ की सेहत के लिए आपने डिवाइस किया, बिकॉज इसकी ज़रूरत भी बहुत है पाकिस्तान में। देखिए, ये मॉडल बड़ा सिंपल है, लुत्फ़हम है। हमारे जो देही इलाके हैं, खासतौर पर दूर अफ्तादा इलाके, वो ऐसे हैं कि जहाँ ना अस्पताल हैं ना डॉक्टर हैं। बिलाशुबा वहाँ लोगों के लिए या तो माँ और ज़चकी के लिए दाइयाँ हैं, या फिर ऐसे क्वैक्स हैं जो कि सनद याफ्ता डॉक्टर नहीं हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस इलाके में अगर आप कोई तब्दीली लाना चाहें, या कोई बच्चों को और माओं को हिफ्ज़ान सेहत के असूल सिखाना चाहें, या प्राइमरी केयर देना चाहें, तो उसका क्या तरीका हो सकता है। हमारी एक खुशकिस्मती ये थी कि सन 1994 में मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने एक ऐसा प्रोग्राम पाकिस्तान में शुरू किया था जिसको हम अपनी लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम कहते हैं। ये वो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर वॉलंटियर्स हैं, ख़वातीन हैं जिनको के देहातों से उठाकर थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाती है, और इनका काम शुरू में यही था कि प्राइमरी केयर और ख़ास तौर पे माँओं की सेहत के लिए काम करें। हमने इसमें हुकूमत को मशवरा दिया उस ज़माने में कि आप ऐसा करें कि इनको थोड़ी सी तरबियत और दीजिए, थोड़ी सी इमदाद इनकी ये करें कि ये मज़ीद बेहतर काम कर सकें नौज़ायदा बच्चों के लिए। और चूँकि हुकूमत का हर काम ज़रा आहिस्ता से होता है, लिहाजा उसमें शुरू में हमें काफ़ी दिक्कत पेश आई, और ये कहा गया कि अच्छा जी, अगर आपका ख्याल में ये हो सकता है तो हमें करके दिखाइए। गुज़श्ता तकरीबन 20-25 साल में हमारे ग्रुप का यही एक तरीका रहा है कि हमने हर नई चीज़, हर नई जिद्दत या इनोवेशन जो हमने लाने की कोशिश की है इस प्रोग्राम में, उसमें हमें हुकूमत को ना सिर्फ बताना पड़ा है बल्कि करके बताना पड़ा है। और उसके लिए वसाइल लाना, तहकीक करना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट करना। एक प्रोजेक्ट औसतन 4-5 साल लगते हैं उसको नतीजा जाहिर करने में। तो मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मेरे ग्रुप ने पाकिस्तान में लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम के साथ कोई तकरीबन 15 या 16 लार्ज स्टडीज़ की हैं गुज़श्ता 20-25। हर स्टडी में 4-5 साल लगते हैं, $4-5 मिलियन आपको जमा करने पड़ते हैं। और उसका नतीजा ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम में हम कह सकते हैं कि साइंसी तहकीक की बुनियाद पर जो चीज़ें शामिल की गई हैं वो हैं जिनसे ज़िंदगियाँ बचाई जा सकती हैं। अब आ जाती है बात कि वो आपने एक प्रूफ तो दे दिया, अब उसको आप बड़े पैमाने पर स्केल करके बताएं लोगों को कि ये सारे मुल्क में मुरव्वज और राइज किया जाए। और इसकी भी मिसाल है हमारे पास कि अगर आप देखें नॉर्थ से लेकर साउथ तक पाकिस्तान में, तो कई ऐसे सूबे हैं जिन्होंने कि ना ये सिर्फ चीज़ ये इम्प्लीमेंट कर दी है, बल्कि इतने अच्छे तरीके से की है कि उसके नताइज साफ ज़ाहिर है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह कि जहाँ मुश्किलात हैं, वसाइल की कमी है, तफरीक है और दीगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वहाँ उम्मीद की रमक भी है। और मैं समझता हूँ कि ये ग्लास जो है हमारा, ये आधे से ज़्यादा भरा हुआ। वंडरफुल। डॉक्टर साहब, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया, और आपने हमें उम्मीद की वो किरण दिखाई है जो हमें आजकल के हालात में चाहिए और बड़ी ज़रूरत है इसकी। और इंशाअल्लाह मौजूदा हुकूमत हो या इसके बाद आने वाली हुकूमतें हों, आप लोग प्लीज़ डॉक्टर भुट्टा को ऑन बोर्ड लीजिए, इनकी टीम को ऑन बोर्ड लीजिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली काम करके दिखा दिया है। सो इफ़ यू वांट एनी गाइडेंस इन दिस, जी प्लीज़ डॉक्टर साहब। एक चीज़ जाते हुए मैं ज़रूर कहूँगा आपको कि हम हर बात समझते हैं और कहते हैं कि ये हुकूमत का काम है। देखिए, दुनिया भर में अगर आप देखें जहाँ तरक्की हुई है, वहाँ यस हुकूमत का रोल रहा है, हुकूमत से ज़्यादा सिविक सोसाइटी का रोल रहा है। अब इस वक्त आप पाकिस्तान में देखें जो इस वक्त इनोवेशंस तालीम में हो रहे हैं, उसमें काफ़ी हद तक हाथ सिविक सोसाइटी का है। मैं समझता हूँ कि सेहत आमा के लिहाज से भी हमें इस वक्त जो शऊर पैदा करना है लोगों में, उसमें कुछ अपनी मदद आपके असूल से, कुछ डेवलपमेंट हमें लेकर जानी है, और कुछ ऐसी हमें चीज़ें करनी है जिसका बुनियादी ताल्लुक है, जिसमें औरतों की खानगी है, औरतों के हकूक हैं। ख़ास तौर पे हमें ये कोशिश करनी है कि दही इलाकों में लोगों को हमें एहसास दिलाएं कि अगर वो ये चीज़ें कर सकें तो उनमें और साहिब हैसियत और उमरा में कोई फ़र्क नहीं है, उनकी ज़िंदगी भी बहुत बेहतर हो सकती है। बड़ी आपने ज़बरदस्त बात की है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। और वाकई देखें, हम भी ये कहते रहते हैं, मतलब हुकूमतों का एक अपना काम है। हम तो स्पोर्ट्स की भी जब बात कर रहे हो, मेडिसिन किसी भी फील्ड की बात कर रहे हो, तो और फिर एक कंप्लेंट ये भी आती है जी हुकूमत ने हमारी मदद नहीं की। लेट देम बी, उनका एक अपना काम है। जो लोग खुद अपनी मदद आप कर सकते हैं विद लाइक माइंडेड पीपल, तो रास्ते भी खुलते चले जाते हैं। मतलब ये भी एक कमाल की बात है जो हमने देखा है होते हुए। मामला ये है कि खबरों, इत्तलात और इस सारी चीज़ों के इस दौर में फेक न्यूज़, झूठ को इस तरह से पेश किया जा रहा है कि हमारे अवाम का, हमारे अपनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसको सच मान लेता है, और जब टॉप टियर से मामला शुरू हो तो फिर बंदा किसी को क्या मुरद इल्ज़ाम एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं कि 4 सद्दा में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जोश खिताबात में कारकुनों बिल्कुल को बता रहे थे, अपने सामने जो कारकुन खड़े थे उनको बता रहे थे कि इत्तेहादी हुकूमत ने लॉन्ग मार्च के दौरान जो था मुजाहिरीन पर क्या क्या जुल्म किए और पहाड़ तोड़े जुल्म के, ये सारी एक बात हो रही थी। बल्कि ये भी कहा कि कारकुनान को लॉन्ग मार्च के दौरान कत्ल भी किया गया। और इसी दौरान इमरान खान ने एक नौजवान की तस्वीर भी लहराई, उन्होंने ये दिखाया और ये बताया कि इसे 25 मई को शहीद किया गया। पहले जरा ये देख लें कि वो क्या कह रहे थे, फिर हम आपको आगे खबर बताते हैं। ये जरा देखें कि पुरअमन एहतजाज से ये सनाउल्लाह और ये बुज़दिल जालिम लोगों ने क्या किया। और इस बारी फिर से मैं कह रहा हूं, हम तैयारी करके निकलेंगे। हमें हमारा हक ना दिया गया, हम हक छीनेंगे। हक छीनेंगे की धमकी, तैयारी करके निकलेंगे का मकसद यही है मतलब। लेकिन बात दरअसल ये है कि एक्चुअली जिस नौजवान की तस्वीर इन्होंने अपने ही हाथों में पकड़कर लहरा दी, वो इन्हीं की सूबाई हुकूमत के हिस्से में आया है कत्ल। और इस नौजवान के अहले खाना इमरान खान साहब और उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के लिए इस जलसे में मौजूद थे। लेकिन क्या कीजिए कि झूठ बोलने में कैसी यार और शर्म नाम की कोई चीज़ है नहीं। थोड़ी सी ये है कि जब लिटरली तैयारी करने की बात हो रही हो तो तैयारी आपने नहीं की, क्योंकि आपको फिर पता चल जाता है कि ये गलत शख्स की तस्वीर यूज हो रही है। क्योंकि ये अच्छा, आपको बताते हैं किस शख्स की तस्वीर यूज हो रही है। समाजी कारकुन मोहम्मद ज़ादा की तस्वीर थी, जिन्होंने मालाकंड में मनशियात फरोशी के खिलाफ आवाज़ उठाई। और गुज़श्ता साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, याद रखिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत के दौर में नामालूम अफराद ने उन्हें कत्ल किया। मकतूल के रिश्तेदार 4 सद्दा जलसे में सूबाई हुकूमत के खिलाफ बैनर्स लाए थे और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे थे। इमरान खान साहब की नज़र पड़ी बैनर पर, उन्होंने मौका समझा, उन्होंने मौका जाना, उन्होंने इसको बुला लिया स्टेज पर, इस बैनर को। और हक़ाइक़ का मालूम होने के बावजूद अभी तक इसके अहले खाना से माजरत किसी ने नहीं। अच्छा, ये कमाल की बात है ना, माजरत तो खैर कभी आती नहीं है, लेकिन एक दफ़ा दोबारा हम तस्दीक कराना चाहते हैं इस बात की। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सब्ज़ अली तरीन हमारे साथ हैं। सब्ज़ अली, ज़रा ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने जलसे में जिस शख्स की जो तस्वीर दिखाई थी, उनकी शनाख्त क्या सामने आई है, ज़रा इसकी डिटेल दें।
जी, उस शख्स का नाम मोहम्मद ज़ादा अग्रवाल था और उसका ताल्लुक मलकन डिवीज़न का एक तहसील है दरगई तहसील का एक छोटा सा गांव है आगरा, वहाँ से मोहम्मद ज़ादा अग्रवाल का ताल्लुक था। वो बेसिकली वो एक सोशल वर्कर था, मनशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ और मुकामी इंतज़ामिया की करप्शन के ख़िलाफ़ को काम करता था। तो उसको साकोट के इलाके में नामालूम अफराद ने इसको कत्ल किया था। गुज़िश्ता 2 दिन कबल 4 में तहरीक इंसाफ का वर्कर कन्वेंशन हो रहा था। उसमें मोहम्मद ज़ादा के कुछ रिश्तेदार और अमन जरगे के कुछ लोग आए थे और वो ये मुतालिबा कर रहे थे कि मोहम्मद ज़ादा के कातिलों को गिरफ़्तार किया जाए। बुनियादी तौर पर वो सूबाई हुकूमत से ही मुतालिबा कर रहे थे कि उनको मोहम्मद ज़ादा के जो कत्ल के मुलज़िमान है या कातिल है उनको गिरफ़्तार किया जाए, लेकिन शायद इमरान खान साहब उनकी बात नहीं समझ सके और उनका ये ख्याल था कि ये कोई पीटीआई का वर्कर जो है लॉन्ग मार्च में कत्ल हुआ है और ये लोग उसी के कातिलों के गिरफ़्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। सब्ज़ अली साहब, वैसे अगर उन्हें पता लग जाता कि ये इमरान खान साहब की जमात से इंसाफ मांग रहे हैं तो वो उसे शायद एड्रेस भी ना करते, स्नब कर देते, क्योंकि सवालात की तो उनको आदत है नहीं सख्त। अब ये बताइएगा कि ये सारा मामला हो गया, सोशल मीडिया पर इस पर लेन देन भी हुई, उसके बाद सूबाई हुकूमत ने कोई राब्ता किया ये मकतूल के अहले खाना से कि जनाब आप जिस मकसद के लिए एहतजाज करने आए थे हम इस शख्स के कातिलों को पकड़ेंगे, या कोई पेशरफ्त हुई है या कोई मुआफ़ी मांगे कि मतलब किसी का कत्ल किसी और के खाते में डाल दिया? पहले तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ये ख़बर जो है वो ट्विटर और फेसबुक सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई, तो इस बात का तो इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ के मुकामी या ज़िली या सूबाई या मरकज़ी क़यादत को इसका पता न हो कि हमसे ये गलती हुई है। उनको पता है, लेकिन शायद वो इस हवाले से ये नहीं कहना चाहते कि हमसे गलती हुई है, क्योंकि अभी तक किसी किस्म की रद्द-ए-अमल जो है उनकी तरफ से नहीं आया। मुकामी जो यहाँ पर नज़म है तहरीक इंसाफ के या ज़िली जो उनकी तंजीम है या सूबाई या वफाकी या कौमी सतह पर जो उसकी तंजीम है, पार्टी के किसी अहदेदार ने इस हवाले से अपने रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। बहुत शुक्रिया सब्ज़ अली तरीन, लेकिन बात जो है ना वो यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई। थोड़ा सा अभी आपको और भी बताते हैं कि तहरीक इंसाफ के आम रहनुमा भी ऐसे काम करते रहते हैं, और जैसे कि एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, कल ही की बात है, तहरीक इंसाफ की रहनुमा कमल शौज़ब और मलिका बुखारी भी मीडिया को मौजूदा हुकूमत के मुजालिम के बारे में आगाह कर रही थी, और इस दौरान उन्होंने एक तस्वीर को ये कहकर पेश किया कि ये देखें मौजूदा हुकूमत ने किस कदर शेलिंग की। हालांकि तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं और बता दें, हालांकि ये तस्वीर फरवरी 2021 की थी जब खुद खान साहब वजीर आजम थे और पीटीआई हुकूमत ने बिल्कुल इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन को डिस्पर्स करने के लिए ये शेल्स तब चलाए थे। जरा सुने उनका क्या कहना था मलिका बुखारी का। हम आपकी तरह जालिम नहीं हैं, हम आपकी तरह जुल्म करना नहीं चाहते। आपको थोड़ी सी वीडियोस दिखाना चाहते हैं। फाशिस्ट हुकूमत ने शहबाज शरीफ की क़यादत में किस तरह पाकिस्तान की ख़वातीन के ऊपर जुल्म किया, देखिए जी। पुरानी है तो कम नजर आ रहा है धुआं, इस दफा वाली होती तो इससे ज्यादा होता। अच्छा, किसी रिपोर्टर ने वहाँ बैठकर निशानदही की ये तो आप पुरानी फुटेज चला रही हैं, जब वफाक में इमरान खान साहब की हुकूमत की थी तो उन्होंने अपना मजाक बनाने में एक स्टेप आगे बढ़ी और उन्होंने कहा कि ये पुरानी है इसलिए कम नजर आ रहा है धुआं, इस दफा की होती तो ये ओरिजिनल फुटेज भी हम आपको साथ साथ बाय द वे दिखा रहे हैं। ये आपको ऊपर डेट से भी पता चल गया होगा। ये 10/2/2021 की फुटेज है। फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के मुलाजमीन थे, श्रीनगर हाईवे पर इन्होंने ट्रैफिक जाम की हुई थी और ये उस वक्त के। अच्छा, शहबाज गिल, शीरीन मज़ारी, सारों ने ये तस्वीर ट्वीट की और किसी ने ये कोशिश नहीं की कि तस्दीक तो कर लें कि आजकल तो वैसे ही इतना चांस है। ये जो मैं पॉजिटिव न्यूज़ की बात कर रही थी ना, ये वो पॉजिटिव न्यूज़ थी, और इनमें से 2 एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स जो हैं ये हमारे साथ भी हैं, उनसे बात भी करेंगे, लेकिन पहले अपनी ज़रा टॉप स्टोरीज की तरफ ही आते हैं और आपको एक दफ़ा फिर बताएं, ज़रा डिटेल में बताएं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत गए अब 2 माह हो गए। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली मगर इमरान खान साहब के फैसले जो है ना वो ज़रा कन्फ्यूजन में मुब्तला कर देते हैं। उनके
फॉलोअर्स को भी और हम सब लोगों को भी। खैर, आपको पता ही है जो इंटीरियर मिनिस्टर ने राना सनाउल्लाह साहब जब ये लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे थे इमरान खान साहब, उन्होंने बरमला टेलीविजन पर बैठ के मुतअद्दिद मरतबा कहा कि उनके पास इत्तलात हैं इंटेलिजेंस बेस्ड कि लोग जो हैं वो असलहा साथ लेकर आ रहे हैं और ज़ुबैर नियाज़ी और कुछ साथियों के खिलाफ लाहौर में ऑपरेशन भी किया गया और कुछ असलहा भी दिखाया गया। अच्छा, अब ये सर्टनली इसको ओवरऑल एक पॉलिटिकल स्टंट ही गर्दाना जा रहा था अनलेस एंड अनटिल इमरान खान साहब ने खुद इसकी तस्दीक कर दी कि उनके कुछ लोगों के पास असलहा था। उन्होंने क्या कहा, सुनिए ज़रा। अब बरमला उन्होंने एतराफ़ किया कि लोगों ने पिस्टल पुस्टल रखे हुए थे। उसके बाद ये तो अब पर्सनल कैपेसिटी के पिस्टल की ही सर्टनली बात कर रहे थे, जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था वफाकी हुकूमत की तरफ से भी कि ये घमसान का रन पड़ सकता है, ये लोग निहत्ते नहीं आ रहे हैं, जो कि उनके पार्टी सरबराह ने खुद तस्दीक लेकिन कर दी अगर है। एक्चुअली देखा जाए तो बड़ी प्लानिंग भी बीच में है, क्योंकि अगर आपको अगली स्टेटमेंट आप सुनेंगे तो आपको एक डायरेक्शन भी नजर आ जाएगी। जो स्टेटमेंट है सीएम केपी की, और उनका क्या कहना है? उन्होंने कहा है कि इस मरतबा ये तो पिस्टल पुस्टल पर्सनल प्रॉबली वेपन्स की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब कहेंगे तो प्रॉबली फोर्स लेकर जाएंगे, जो कि बहुत ही मायूब बात भी है और इंतहाई गलत तासुर है कि वफाक की एक इकाई वफाक के ऊपर फोर्स के साथ चढ़ाई करने की बात कर रहे हैं। ये क्या कहा है उन्होंने, सुनिए जरा। जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और अवाम के साथ इस इम्पोर्टेंट नाअहल हुकूमत ने किया है, तो इंशाअल्लाह इसका बदला हम जरूर लेंगे। किसी भी सूरत में इसको नहीं बख्शूंगा। खान साहब दोबारा कॉल देंगे तो मैं बताऊंगा जो खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स है वो मैं इस्तेमाल करूंगा। उन्होंने कहा वो इस्तेमाल करेंगे। और ये जो बदले लेने की सियासत है और ये जो बदले लेने की रविश है ना, यकीन मानिए कि इसने पाकिस्तान को इस पॉइंट पे पहुंचा दिया है जिस पे आज हम हैं। चाहे हम मौजूदा लोगों की बात कर लें, हम उन्हें भी ये कहते हैं कि खुदा का वास्ता इन बदलों की सियासत से बदलो नहीं बख्शूंगा, मतलब ये जो पर्सनलाइज्ड एक टच होता है, यू डोंट हैव टू डू दैट, क्योंकि आपके सामने जो लोग बैठे हुए हैं वो आपके साथ तो ज़रूर होंगे, लेकिन यकीनन बहुत से पाकिस्तानी हैं, उनको ये बात कैसे भाएगी कि जी हम पूरी फोर्स लेके निकल जाए। हम अपने ही मुल्क की बात कर रहे हैं, अपने ही लोगों की बात कर रहे हैं, इसलिए केयरफुल होने की जरूरत है। उसको बिला वजह कल्चर से जोड़ा जा रहा है। माशाल्लाह इमरान खान साहब की स्टेटमेंट के नीचे बहुत सी तौजीहात लोग पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पख्तूनों का कल्चर है वेपन रखना। वेपन रखना ज़रूर कल्चर हो सकता है, लेकिन हमारे जो पख्तून बहन भाई हैं वो वेपन लेकर इस्लामाबाद में इस तरह घूमते तो नहीं फिरते ना। मतलब कोई लॉ एंड ऑर्डर भी है इस मुल्क में, कल्चर का एहतराम अपनी जगह, लेकिन एट द सेम टाइम कानून का नफाज भी हम सब पर लाजिम है और कानून सबके लिए बराबर है। सो इस तरह कल्चर के नाम पर अवाम को असलहा लेकर घूमने की मुल्क भर में इजाजत तो नहीं दी जा सकती। ये थोड़ी सी मिसलीडिंग है, ये मिसलीडिंग है। और इसको मिसलीड कौन कर रहा है? सब मिसलीडिंग करने वालों के जत्थों के सरदार शहबाज गिल साहब, उनको भी सुन रहे थे, उनको भी सुनिए वो क्या ही रंग दे रहे हैं इसको। पीके में कौन बसते हैं आपको पता है? कौन बसते हैं? वहां का कल्चर क्या आपको पता है? कि आप एक थप्पड़ मारेंगे, आपकी अगली 10 नस्लों तक जब तक थप्पड़ का जवाब नहीं आएगा, उनका कल्चर है कि वो आपको माफ नहीं करेंगे। एक दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर से 20 साल मुकाबला किया है और वो लोग हारे नहीं है। आपको लगता है वो आपसे हार जाएंगे, लेकिन नहीं, ये इमरान खान ने मना कर रखा है। वरना राणा साहब ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ असला ਤੁਸੀਂ ਤੇ गंदे असले दे हो, सानू पता है। जो कुछ फिर वहां से निकलेगा वो आपको पता नहीं चलेगा। सर शर्म ही नहीं आती आपको ये बात करते हुए? और 20 साल मुकाबला जिस सुपर पावर से किया है, आप हमारे खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को हमसे जोड़ें, पाकिस्तान से जोड़ें, आप अफगानिस्तान से क्यों जोड़ रहे हैं उन्हें? और दूसरी बात यह है कि जो काम लिटरली दुश्मन नहीं कर पाता ना, वो गिल साहब के जिम्मे हम दे दें तो वो कर लेते हैं। कि ये डिविजन्स क्रिएट कर रहे हैं आप, क्यों पाकिस्तान के लोगों को आपस में लड़ाने के लिए इस तरह के बयानात देते हैं? अच्छा, पहले तो थोड़ी सी ऑब्वियस ही मजबूरी हो जाती थी ना, हुकूमत में थे तो गिल साहब की बातें ज़रा सुननी भी पड़ती थी। अब बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि उनको इतना एयर टाइम भी दिया जाए कि उनकी कही हुई बिल्कुल ही बेतुकी बातों को रिपीट भी किया जाए। लेकिन वी नीडेड टू टेल यू एग्जैक्टली कि यहाँ थॉट प्रोसेस चल क्या रही है। तो बड़े पर्सनलाइज्ड किस्म के एक्शंस हैं, बातें हैं कि जी हम ये कर लेंगे। दुश्मन का एजेंडा होता है कि जो हमारी इकाई है, जो न्यूक्लियर पाकिस्तान है, इसमें ऐसे फूट डाली जाए जैसे इन बयानात की वजह से डलेगी। सो प्लीज़ जो लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं और हुकूमत जो है
और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, हम लोगों को आपकी हुब्बुल वतनी पे पूरे पाकिस्तान को कोई शक नहीं है, हम सब बराबर के पाकिस्तानी हैं, हम सब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, लेकिन जज्बात की रौ में बहकर ऐसी बातें ना करें। आगे बढ़ते हैं। अगर इन्होंने सुन लिया तो लेकिन देयर इज़ अ रे ऑफ होप, जिससे हमने एक्चुअली इस घंटे का आगाज़ किया था। आपको बताएं कि पिछले साल जी नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में जीतने वाले जो स्टूडेंट्स थे, उनके लिए सलाहियतें निखारने का एक शानदार मौका जी हाथ आ गया है। 14 नौजवान स्कॉलरशिप पर 3 जून को ऑस्ट्रेलिया की न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी रवाना हो रहे हैं, विच इज़ एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। और वहाँ वो जाके फिल्म मेकिंग का 1 साला डिप्लोमा जो है वो हासिल करेंगे। सो 1 ईयर ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड लर्निंग मोर। तो ये ज़बरदस्त बात है कि 8 का ताल्लुक है लाहौर से, 5 कराची का से ताल्लुक रखते हैं, एक गवादर से भी, एक गवादर से भी है, इस्लामाबाद से भी ताल्लुक है इन बच्चों का। और फेस्टिवल में 72 यूनिवर्सिटियों के तलबा ने हिस्सा लिया और ISPR और मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के ताउन से ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसमें इन बच्चों को ये कहा गया था कि ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान का मुस्बत, हमें इसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी नज़र आ रहे हैं जिन्होंने इन बच्चों में इनामात तकसीम किए थे। पाकिस्तान का इमेज जिन चीज़ों से बेहतर हो सकता है, पाकिस्तान के वो रंग जो दुनिया की नज़रों से अभी ओझल हैं, वो सामने लाए जाएं। सो इनमें से 2 टैलेंटेड नौजवान हमारे पास मौजूद हैं। प्लीज जरा तारुफ। ईमान मुनीर हमारे साथ हैं और साथ है विशाल कुदवानी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इधर आने का। विशाल, आपसे शुरू करते हैं। आप यहाँ तो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, अब दिस इज़ एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप बाहर जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। पहले तो बताएं, ये आपके लिए कितनी बड़ी बात है कि ये बड़ी रेयर अपॉर्चुनिटीज होती हैं? फिल्म लेकर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो इंटरनेशनल फिल्म स्कूल में जाए, और ये हर किसी का ड्रीम होता है कि वो न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी में पढ़े। बिल्कुल। तो इससे बड़ी खुशी मुझे नहीं है, और मैं थैंक यू करूँगा इन्फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्री और ISPR को कि ये इनिशिएटिव लिया यंग फिल्म मेकर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में कोई फेस्टिवल्स का इस तरह होता नहीं है। राइट। शायद ही कोई 2-3 फेस्टिवल्स होते हैं, तो उनका एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान में। मुझे आपसे बात करके लग रहा है यूल डू स्पेशली वेल, क्योंकि आप बड़े पैशनेट अबाउट इट हैं। ईमान, आप बताइएगा, पहले तो ये बताएं, इतने ज़्यादा एंट्रीज में से आपको पिक होना, मतलब क्या एज थी आपको? क्या लगता है कि आपकी शॉर्ट फिल्म में, मतलब आपकी उसमें क्या चीज़ अच्छी लगी होगी कि यस शी हैज़ पोटेंशियल? वैसे इसमें 1100 से ज़्यादा एंट्रीज़ आई थी, तो उसमें फिर आई थिंक ये 500 हुई। 500 के बाद प्रोसेस चलता रहा। फिर ज्यूरी जो थी वो इंटरनेशनल ज्यूरी भी इसमें शामिल थी, सबा हमीद और सईद नूर साहब भी थे। तो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं थी कि हम लोग सेलेक्ट होंगे और टॉप 15 में शामिल होंगे, लेकिन आई थिंक कि एक बड़ा इसमें एज ये होता है कि आप थीम अच्छे से समझें और उसमें रेलेवेंस जितना आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरी डॉक्यूमेंट्री में आई थिंक वो चीज़ जो आई थिंक जो रिक्वायर्ड थी, मे बी वो शायद मैं उसको सही से कैप्चर कर सकी। क्या डॉक्यूमेंट्री बनाई? हाँ, थीम क्या मैंने बताया पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उजागर करना है, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिक बनाया। अच्छा, उसमें स्पेसिफिक 6 थीम थी लास्ट ईयर के हवाले से, इस साल डिफरेंट है। तो मेरी उन 6 में से मेरी थी स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेस। तो मैंने सोचा पाकिस्तान का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो हमारा विरसा है, हमारा हेरिटेज है, और साथ में फिर मैं पाकिस्तान की किसी शहर को भी ग्लोरीफाई कर सकूँ। तो आई वेंट टू हैदराबाद बैंगल्स के लिए, और वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और उसी को मैंने हाईलाइट किया। अभी भी बनती हैं चूड़ियाँ उसी तरह से? कम हो गए कारखाने पहले से? बनती हैं, लेकिन उनको मोटिवेशन की बड़ी ज़रूरत थी। उनके मुआवजे कम हैं, तो उनकी, और फिर उनकी नस्ल दर नस्ल ये आर्ट चलता आ रहा है, तो बड़ा ज़रूरत थी कि उनको जाके हम मोटिवेट करें कि इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर। आई कैन ओनली इमेजिन कि कितनी कलरफुल और इफेक्टिव होगी आपकी डॉक्यूमेंट्री, जो कि इतने लोगों में पिक भी हुई। विशाल, आप बताइए कि आपने उस पर ये बेसिक आइडिया था, एक ट्रक ड्राइवर के ऊपर कोविड के दौरान आया था कि हम लोग सब घर में बैठे हुए थे और वो लोग हमारे गुड्स ट्रांसफर कर रहे थे जबकि हाईवेज बंद थे। सो ये कोविड में ही मैंने शूट की थी। बेसिक बायोग्राफी थी कि एक ट्रक वाला एक जगह से दूसरी जगह कोविड में कैसे गुड्स ले जाता है, उसको क्या मुश्किलें आती हैं, क्या चीज़ें होती हैं। तो वो बेसिक आइडिया उसकी लाइव थी कि हम ऑब्वियसली हाईवे पे जाते हैं तो हम बोलते हैं ये ट्रक वाला गलत गाड़ी चला रहा है। मतलब हमेशा ही कुछ ना कुछ। हाँ, तो वो बेसिक उनकी स्ट्रगल थी कि वो गलत नहीं होते, एक्चुअल में वो गलत हम हैं जो हम उनको बुरा भला बोलते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग है। How sensitively portrayed, जबरदस्त बात। शॉट द रोड आर्मी आपकी फिल्म का गालिबन नाम है, एंड इट इज सो, मतलब
It can compete ये on any आपको international कैरेक्टर level, to be अपना honest. कहाँ से आपने ढूंढा? ये बहुत मुश्किल था कैरेक्टर ढूंढना, अदाकार क्योंकि आप ढूंढना किसी को रोक के ये नहीं बोल सकते तो मुझे शॉट लेना है, आप रुक जाएं। सो मुझे 7 दिन लगे थे इसको शूट करने पे रोड पे, और मोस्टली मैं रात में शूट करता था क्योंकि ट्रक वालों का एक स्पेल था कि नहीं, there was not single character, मुख्तलिफ लोग थे इसमें। मुख्तलिफ। अच्छा। मैंने कोई तकरीबन 4 या 5 लोगों से किया था, बट उसमें से 70 में से वो 4 लोग थे जिनको मैंने सेलेक्ट किया था कि मैं इनके साथ करूँगा। अच्छा, एक चीज़, जब हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग की बात करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन भी होती है और ट्रू टू द आर्ट फॉर्म भी आपने रहना है कि हर चीज़ ऑथेंटिक हो, कि अगर फॉर इंस्टेंस ये ड्राइवर्स हैं तो दे आर एक्चुअल ड्राइवर्स एंड नॉट द यू नो एक्टर्स। आप जहाँ गई बैंगल्स, चूड़ियों वगैरह के, वो एक्चुअली जो नस्लों से वो फैमिलीज काम कर रही होती हैं, are they okay with you know showcasing their problems also and their achievements also? आसान था उनको माइल करना कि जी बात करें इस पे? नहीं, वो लोग बड़े अनकंफर्टेबल थे और उनको मनाना कि प्लीज़ हमारे कैमरा पे आके थोड़ी सी बात करें, उनसे कोई पॉजिटिविटी उनके अंदर से एक्सट्रैक्ट करना, क्योंकि इतनी हार्श कंडीशंस में, क्योंकि हम खुद जब भट्टी में अंदर शूट करने गए हैं तो टेम्परेचर बड़ा हाई होता है, तो ऊपर से फिर वो कांच गिर रहा होता है, मेरी भी आंख में चला गया था। उनकी बड़ी हार्श कंडीशंस होती हैं अंदर, वो लोग उसी जगह रह रहे हैं, और जो औरतें ऊपर जो ग्लास पिकर्स कहलाते हैं तो वो औरतें होती हैं, तो वो कोई हैंड प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करती, बस वैसे ही अपने हाथों से। हाँ, वो हाथों से कर रहे होते हैं, उनको आदत है। लेकिन इतना मुश्किल था उनको इस बात के लिए मनाना कि हमारे से थोड़ी बात करें, तो पहले हमने उनसे थोड़ा पर्सनली उनके बारे में जाना, उनके घर वालों के बारे में बात की, फिर उनसे इस बारे में बात की कि क्या करें, तो बिल्कुल मोटिवेशन जैसे मैंने बताया कि नहीं थी, तो बड़ा मुश्किल था कि कोई ऐसा शख्स ढूंढना जो हमारे साथ आए, बात करे। और फिर हमें दिखाया आपने उन्हें, फिर दिखा तो मैं नहीं सकी, लेकिन जितने मेरे कांटेक्ट में थे जिनसे रब्ता हो सका था, क्योंकि हर किसी के पास मोबाइल की फैसिलिटी भी नहीं है, और हम लोग क्योंकि कराची से जा रहे थे तो हम लोग एक दिन जाते थे तो हमें बड़ा था कि यार अगले दिन ये बंदा भी मिल जाए जिससे हम आज जैसे रैकी करके आए हैं, बात करके आए हैं। और फिर एक नहीं चाहिए था ना, अब बैंगल्स के प्रोसेस होते हैं, पहले एक रंगाई कहीं और हो रही है, जोड़ कहीं और लग रहा है, कटाई कहीं और हो रही है, तो हम लोग को डिफरेंट लोगों को मनाना पड़ा था। तो ये इंटरेस्टिंग द थिंग्स दैट वी आर लर्निंग। ये चीजें आप अपनी आप मुझे लगता है आपका भी बहुत ही मुश्किल था ये। कहां से कहां तक फिजिकली? मैं कराची से ऑन द वे पोर्ट मनरो तक गया था, पंजाब में, जो बेसिकली एक एरिया। मेरा मसला ये था कि मुझे ये नहीं पता था कि ट्रक वाला मुझे मिलेगा कहाँ, ये सबसे बड़ा स्ट्रगल था। तो फिर हम लोग 7 दिन ऑन द वे ट्रैवल करते थे, जहां हमें लगता था अच्छा, मतलब इतने अच्छे आपको ट्रक वाले मिल गए कि वो बिल्कुल मतलब इतने अच्छा, मुझे बड़ा टाइम लगा उनको, क्योंकि हमने उनको बोला कि ठीक है, हम आपके जितने भी 2 या 3 दिन के एक्सपेंसेस हैं वो हम बियर करेंगे, ताकि आप हमारे साथ वो कंफर्टेबली, कोई इंसेंटिव तो आप देना होता है। तो वो उस तरह फिर हमें 3 ड्राइवर्स मिले जिनने हमारे साथ बड़ा अच्छा, हम 2-2 घंटे किया। अच्छा, बाय द वे थोड़े से क्लिप्स आप देख रहे हैं, मतलब दिस इज जस्ट अ स्नैपशॉट ऑफ देयर वर्क बट वेरी इंप्रेसिव, मतलब बड़े ज़बरदस्त किस्म के आपने शॉट्स भी लिए हुए हैं, लाइटिंग खासतौर पे अर्ली मॉर्निंग शॉट्स भी कुछ नज़र आ रहे हैं। अच्छा, जल्दी से ये आप बता दें विशाल, पहले आप एक्सपेक्टेशन क्या है, व्हाट डू यू होप टू लर्न इन दिस 1 ईयर जो आप डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं? व्हाट आई वांट कि मैं वहाँ पर जा रहा हूँ वो चीज़ें सीखूँ जो यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट की यहाँ नहीं है। वो फिल्म या जैसे यहाँ पर फीचर फिल्म्स का कॉन्सेप्ट है बट वो सिनेमा तक नहीं आती है, VFX का कॉन्सेप्ट है बट वो यहाँ पर होता नहीं है, तो वो चीज़ें वहाँ से सीख के मुझे यहाँ इम्प्लीमेंट करनी है पाकिस्तान की इंडस्ट्री में, ताकि मैं उससे वो बेनिफिशियल चीज़ें बना सकूँ जो यहाँ पर लोगों ने नहीं देखी। और आप क्या आप फिल्म मेकर ही अल्टीमेटली प्रोफेशनली परस्यू करना चाहती हैं इसको? मेरा अल्टीमेट गोल है कि पाकिस्तान में जो है वो CGI और VFX आए, और जो हॉलीवुड में इस्तेमाल हो रहा है वो अभी हमारी स्टोरीज भी ऐसी नहीं है कि हम वो इसको इनकॉर्पोरेट कर सकें। टैलेंट है इसको लेकर, मतलब बहुत कम इस पे काम हो रहा है, लेकिन फिर भी वी आर क्रिएटिव पीपल, और हमारे बच्चे जो कंप्यूटर मेनिएक्स हैं, मतलब दे आर डूइंग वेरी गुड ऑलरेडी इस इंटरनेशनल सतह पे। लारे बता बिल्कुल, पाकिस्तान का और एक और भी नाम विच एक्चुअली बड़ी बुरी बात है दैट आई एम फॉरगेटिंग, लेकिन जिन्होंने बहुत VFX पे बड़ा काम किया है वो मैं बताऊंगी। एक चीज़ वैसे हमारी तरफ से एक एडवाइस आप दोनों के लिए, और जितने भी बच्चे जा रहे हैं, स्टूडेंट्स, यंग लोग जा रहे हैं, नेटवर्किंग इज़ द की। सो व्हेन यू गो टू दीज प्लेसेस, आप अपनी दोस्तियां करें, आप अपना नेटवर्क बढ़ाएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने वापस आना है, और फिर आपको इन चीज़ों की, इंफॉर्मेशन की, कोलैबोरेशन की ज़रूरत, इसके अलावा काम आगे बढ़ ही नहीं सकता। वो नेटवर्किंग आपकी जो स्टूडेंट लाइफ की होती है ना, क्योंकि वो अपना काम करके आगे बढ़ चुके होंगे लोग, आप लोग अपना काम कर रहे होंगे, तो नेटवर्किंग इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। फेवरेट अपने काम के अलावा कौन सी फिल्म लगी आपको, या कौन सी डॉक्यूमेंट्री थी इस सारे प्रोसेस में? सो अगर मुझसे पूछेंगे, एक फिल्म थी ग्लेशियर मैरिज। अच्छा, वो उस फिल्म का कॉन्सेप्ट इज वेरी अमेजिंग, मैंने शायद पाकिस्तान में ऐसा कॉन्सेप्ट कभी नहीं सुना था।
तो इट्स लाइक वो पहाड़ के अंदर जो है वो बेसिकली वो एक पानी को मेरे ख्याल से दूसरे पानी से मिला के कुछ वो फॉर्म करते थे। ओह वाओ, इट्स इन गिलगित बल्तिस्तान के। तो वो एक बड़ा अमेजिंग कॉन्सेप्ट था कि शायद हमने सुना भी नहीं होगा कि इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट होता भी है। मैं आई एम ऑलरेडी इम्प्रेस्ड बाय देयर माइंड्स, पीपल हु थिंक लाइक दैट। अब्दुल्ला, आप तो गायब भी हो गए किसी चीज में। चूड़ियों की मेकिंग के शॉट्स देख रहा हूँ और बहुत सारे इस पे टीवी पैकेजेस भी चले हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि बड़ी जिद्दत आ गई है थोड़ी सी इस काम में भी। हाँ, मतलब मशीन्स एंड एवरीथिंग आर बीइंग यूज्ड है ईमान? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक उसी हार्श कंडीशंस में ये लोग बना रहे हैं, वही तरीका है और रिवॉर्डिंग नहीं है। बस कैप्चर मेहनत का काम है, उतना रिवॉर्ड बस कोशिश की कि कैप्चर ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकें, जैसे पहले नहीं हुई है डॉक्यूमेंट्रीज में। तो काफी डिटेल अप्रोच थी इसमें। Well, we have high hopes with both of you and everybody else who is और going. आपको पता है हैदराबाद की चूड़ियों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, मशहूर है। मेरा ख्याल है किसी गाने में भी इस किस्म का जिक्र है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब रेल के हमारे हालात बहुत अच्छे थे और लोग रेल से कराची, लाहौर या फिर पेशावर कराची का सफ़र किया करते थे, तो हैदराबाद स्टेशन पे रुक के मस्ट होता था तमाम मुसाफिर खवातीन के लिए चूड़ियाँ खरीदी जाएँ। एंड माई सिस्टर हैज़ दोज बैंगल्स एज वेल, और 15 साल बाद उसने अपनी ड्रॉर में से कहीं निकाली, वो चूड़ियाँ अब तक वैसी हैं, दे आर द सेम। सोचें कि क्या आर्ट फॉर्म है हमारा जो है उनकी वाकई अनमैच्ड। ईमान, मुनीर एंड विशाल, बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू, और इंशाल्लाह जब आप वापस आएंगे तो फिर आपसे मुलाकात होगी। कॉलीग्स एज वेल जो 14 बच्चे इनके साथ जा रहे हैं। बड़े इंस्पायर्ड हैं बाय द वे उन यंगस्टर्स से मिलके। बट मूविंग ऑन, बहुत सी और बातें भी करनी है, और आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत। ब्रेक में हम जरा अपना फोन साफ करें, आप ये करें ना, मैं अपने बता रही हूँ अब्दुल्ला, वी नीड टू डू दिस वेरी सीरियसली, वी हैव अ गेस्ट वेटिंग फॉर अस। तहरीक इंसाफ की हुकूमत गए, आपको पता ही है कि 2 महीने हो चुके हैं, मगर अब इमरान खान के फैसलों में एक फ्रस्ट्रेशन के साथ कंफ्यूजन भी साफ नजर आना स्टार्ट होगी, और हम उसके एग्जांपल्स भी आपको देते हैं। ऐसे वक्त में जब पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो तारीखी सतह पर हैं, साथ ही आपको पता है कि महंगाई अरूज पर है, हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात, नैब कवानीन समेत अपनी मर्जी से कानून साजी कर रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती, और इसका जो किरदार है वो महज तमाशाई का ही होकर रह गया है। और वजह इसकी क्या है? वजह साफ है कि कौमी असम्बली से दिए गए इस्तीफे के बाद हुकूमत के लिए मैदान खुला है। तो यही वजह है कि पीटीआई के अंदर भी, उसमें भी इस बात पर बहस हो रही है कि इस्तीफे देकर शायद गलती कर दी, दे शुड हैव बीन देयर। वापस हम असम्बली जाया जाए ताकि ऐवान में रहकर हुकूमत का रास्ता रोका जाए, ये एक सोच भी पाई जा रही है साबिक हुकूमती जमात में। गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास में इस तजवीज़ पर काफ़ी बहस हुई, और पंजाब में भी पीटीआई के कई मुनहरिफ अरकान की रुकनीत ख़त्म होने के बाद से आइनी बहरान मौजूद है, और इत्तलात मिल रही हैं कि तहरीक इंसाफ पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की तैयारियां कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो खान साहब असम्बली तोड़ने से घबरा रहे हैं। इस सब के बावजूद वो एक और लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। आज बड़ी इंपॉर्टेंट समात भी है, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा जी, खान साहब क्या कह रहे हैं, जरा ये सुन लें। मैं आज सुप्रीम कोर्ट को कह रहा हूं, आप हमें रूलिंग दें कि हमें बताएं कि इस मुल्क में किस बेसिस पे पहले हमें रोका गया और जो इंतशार किया गया, और आगे, क्योंकि मैंने डेट देनी है लोगों को कि आगे जब हम आएंगे तो हमें बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट अलाउ करेगा इस तरह की अनडेमोक्रेटिक, बल्कि डिक्टेटरशिप में भी इतना जुल्म नहीं हुआ। अगर सुप्रीम कोर्ट हमें प्रोटेक्शन देता है तो वो एक हमारी स्ट्रेटजी है। अगर वो नहीं प्रोटेक्शन देता, फिर मैं आज आप सबके सामने खड़ा होकर ये कह रहा हूं कि फिर मेरी दूसरी स्ट्रेटजी होगी, और वो स्ट्रेटजी होगी फिर कि जो भी ये रुकावटें पैदा करेंगे हम फिर प्लान करके जाएंगे। अभी तैयारी हमने की नहीं थी इस बारी। आई वंडर, मतलब वैसे तो आप कह रहे थे कि कहीं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में होता है। कल कमल शौजब साहिबा, मलिका बुखारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजुअल चला रही थी, सर वो आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के विजुअल्स थे जो उनसे गलती से चल गए थे, और आपने खुद ही कह दिया कि आप लोगों के पास असलहा था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे, आई वंडर के अगर इजाजत देने से पहले देख ले। ऑल्सो वैसी आवाम के लिए, मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की इस वक्त कोई ऐसी स्टैंडिंग है कि वो ये कह सकें जी हमारे दौर में तो ये नहीं हुआ, तो हमने तो ये नहीं किया। सब ने सब किया, जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो सब ने किया। तो कोई एक अपने आप को सिंगल आउट करके ये नहीं कह सकता, बिकॉज अब तो दुनिया में ऐसा दौर आ चुका है, हर चीज़ वीडियो ग्रैब्ड है, पड़ी हुई है, तस्दीक करने के लिए, वापस दिखाने के लिए जी ये 4 साल पहले आपने ये किया था। एनीवे, मंसूर अली खान हमारे गेस्ट,
हो या कुछ फिर भी। किसी को उठाना हो या आंसू गैस के शेल हो, ये इतनी पुरानी बात नहीं है। वो जो सहाफ़ी मोहसिन बेग साहब, उनको घर से उठाया था, याद है आपको? ऐसे वैसे बता हजार किस्से और भी हम बता सकते हैं। मंसूर अली खान, एंकर पर्सन, तज्जियाकार हमारे साथ हैं। मंसूर, सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि तहरीक अदम एतमाद तक जो हुआ वो ऑब्वियसली एक और कहानी है, लेकिन इसके बाद खान साहब जो कर रहे हैं इसकी समझ नहीं आ रही, तो हम ज़रा समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। लोग पहले मार्च में बाहर नहीं निकले, एक और लॉन्ग मार्च करने का इरादा अभी यहाँ बन रहा है, तो क्या आपको एक और मार्च होता नजर आता है? पहले तो ये बता दें। देखिए, मेरे ख्याल में इस वक्त इमरान खान साहब की ये जो डेडलाइन है, जो उन्होंने 6 दिन की वो जो डेडलाइन दी थी, उसके अंदर मेरी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर जो है वो जो उनके कारकुन हैं या उनके जो लीडर्स हैं फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, उन्होंने भी इमरान खान साहब को इसका मशवरा दिया है कि ये मौका दुरुस्त नहीं है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मौसम जो है वो उनके लिए ज़्यादा साजगार नहीं है। ये बात वैसे इनको पहले भी बताई गई थी, लेकिन इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा, अपने तमाम तर जलसों में बार बार वो यही बात कहते थे, गर्मी तो नहीं लगेगी, तुम गर्मी का मुकाबला कर लोगे, अगर मैं गर्मी में निकल सकता हूँ तो तुम भी निकलो। ये बड़ा डेडिकेटेड जो वर्कर होता है वो तो निकल आता है, लेकिन जो सिर्फ आपको वैसे सपोर्ट करना चाहता है, हर किस्म के ज़ाहिर बात है सपोर्टर्स होते हैं। कुछ होते हैं वो डंडे भी खा लेते हैं, कुछ होते हैं वो आपके जलसों में चले जाएंगे, कुछ ऐसे होते हैं ना वो डंडे खाते हैं ना वो जलसों में जाते हैं, लेकिन इलेक्शन डे वाले दिन आपको वोट ज़रूर डाल देते हैं। इमरान खान साहब की मैं समझता हूँ कि वर्करों की ऐसी जो तादाद है, जो सपोर्टरों की ऐसी तादाद है वो ज़्यादा है, जो वैसे उनको सपोर्ट करेंगे, सोशल मीडिया के ऊपर उनके लिए लड़ेंगे भी, सहाफ़ियों से, दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं से, और इलेक्शन डे वाले दिन जाके वोट भी डाल देंगे। लेकिन अगर आप उनसे ये कहेंगे कि वो इसी तरह बड़ी तादाद में निकल के आपके लिए डंडे खाएं, गर्मी भी बर्दाश्त करें, तो वो ज़रा मुश्किल काम है मेरे ख्याल में। इस बार वो बार बार ये बात कर रहे हैं कि इस बार हम तैयारी करके आएंगे, तो मुझे अभी भी लगता है कि इमरान खान साहब जो है वो एक बहुत बड़े टेस्ट में डाल रहे हैं अपने वर्कर्स को, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो सूरत हाल लग रही है, मुझे लगता है इमरान खान साहब एक मज़ीद अभी टाइम लेंगे और उसके बाद एक और मार्च ज़रूर करेंगे वो, लेकिन इन तमाम चीज़ों को अब इस मरतबा मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला करेंगे कि एक और मार्च करना है या नहीं करना। मतलब इट मे टेक सम टाइम, और मौसम और मंसूर शायद माहौल और हालात बहुत कुछ उनके मुवाफिक नहीं हैं। अब ये बता दीजिए कि तहरीक इंसाफ सर्टनली मौजूदा हुकूमत को मुश्किल में डालने के लिए कोशिश तो कर ही रही है। अब जिस एक आइनी बहरान भी पैदा करना चाह रही है, जिसकी हमने वाज़े मिसाल देखी गवर्नर पंजाब वाले मामले में, कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों तक के मामला चला गया, फिर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने तक की बात पहुँची, लेकिन फिर वो भी नहीं हुआ। तो क्यों रुक गए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने से या दीगर सख्त ऑप्शंस अपनाने से ये लोग? देखिए, मेरे एक बात ज़हन में रखिएगा कि कोई भी एमएनए या जो एमपीए होता है वो हमेशा बहुत पैसे लगा के, करोड़ों रुपया लगा के वो इलेक्शन लड़ता है और उसके बाद वो ऐवान तक पहुंचता है। और ख़ास तौर पे अगर एक जगह पे आपकी हुकूमत हो तो तब तो किसी सूरत भी जो है वो आप इस्तीफ़ा देने के बारे में सोच नहीं सकते। कौमी असम्बली की जो सिचुएशन थी वहाँ पर तो ये था कि हुकूमत आपके हाथ से जा चुकी थी, और उस वक्त भी हमारे पास ये इतलात हैं कि बहुत से लोग इस हक़ में नहीं थे कि इस्तीफ़ा दे दिया जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा, असम्बलियों से इस्तीफ़ा देने से पहले एक मीटिंग की थी अपने तमाम एमएनएस के साथ, और उसके अंदर भी बहुत से लोगों ने उनको ये बात समझाई थी कि इस्तीफ़ा मत दीजिएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर आप लोग इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो मैं कम से कम ज़रूर इस्तीफ़ा दे दूँगा। अब ये इतना बड़ा प्रेशर था पार्टी के लीडर की जानिब से कि उसके आगे जो है वो खड़े होना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल था। खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है, वहाँ पे ऑलरेडी आपकी हुकूमत है, आप के पास एक अच्छी मेजॉरिटी है और उसकी बुनियाद के ऊपर आप ये हुकूमत कर रहे हैं, तो वहाँ से बिला वजह अपनी इस हुकूमत को ख़त्म कर देना ये मेरे ख्याल में दानिशमंदी नहीं थी। और मेरे ख्याल में अभी भी अगर आप देखें तो इमरान खान साहब इस्लामाबाद से उठ के पेशावर जा चुके हैं, तमाम तर फैसले जो हैं वो पेशावर में लिए जा रहे हैं, वो उनके लिए एक सेफ़ ग्राउंड जो है वो बन चुका है। तो इसीलिए वो सोच भी नहीं सकते थे कि वहाँ से कभी इस्तीफ़ा दें, और ना वो देंगे वहाँ से इस्तीफ़ा, क्योंकि दूसरी दफ़ा वहाँ के लोगों ने उनको इलेक्ट भी किया है। तो ऐसी सूरत हाल में मैं नहीं समझता कि वो इस्तीफ़ा देना जो था वो कोई दानिशमंदी होती। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। और अब तो ये भी इतलात आ रही हैं कि कौमी असम्बली में भी जो इस्तीफ़े दिए गए हैं, शायद वो भी वापस लेने के ऊपर जो है वो गौर व फिक्र किया जा रहा है। और अगर वो वापस होते हैं तो उसको भी सबको इनकरेज ही करना चाहिए मेरा ख्याल है। एब्सोल्युटली। अच्छा, खैर मूविंग ऑन, मंसूर ये भी बताइएगा, एक और डेवलपमेंट है कि तहरीक इंसाफ की बड़ी उम्मीदें सदर अलवी से मुंसलिक थी कि वो निज़ाम को बिल्कुल फ्रीज करके रख देंगे, लेकिन कल उन्होंने 2-4 ऐसी समरीज जी दस्तखत किए हैं जो बड़े अरसे से रुकी पड़ी थी।
तो ये काम हो गया, हुकूमत के लिए बड़ा रिलीफ होगा डेफिनेटली। तो ये किस तरह हुआ? तो जो एक्सपेक्टेशन थी सदर से पीटीआई की वो तो हो ना पाया। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा रिलीफ है। अब जाहिर बात है इसको आप यू टर्न कहिए, सॉफ्टवेयर अपडेट कीजिए, सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ अल्फाज के साथ इस इकदाम को पुकारा जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप ओवरऑल देखें फेडरेशन के लिए, आइनी मामलात के लिए सदर आरिफ अलवी ने चलें देर आए दुरुस्त आए लेकिन एक अच्छा फ़ैसला किया है ताकि मामलात आगे चलें। पंजाब के अंदर ये बिल्कुल रुक चुका हुआ था, गवर्नर वहाँ पे मौजूद नहीं था। उमर चीमा साहब कह रहे थे मैं गवर्नर हूँ, और उमर चीमा साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही थी जी उस्मान बुज़दारी हमारा वज़ीर आला है। एक अजीब मतलब वो जैसे कहते हैं ना एक कन्फ्यूजन की सूरत हाल यहाँ पर पैदा हो चुकी थी। जो उमूर हुकूमत है वो आगे चल नहीं रहे। तो आरिफ अलवी साहब ने तनकीद की जा सकती है कि बड़ा देर से ये फ़ैसला किया, लेकिन कम से कम अब ये फ़ैसला कर लिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उमूर हुकूमत आगे चलाने के लिए, इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए आरिफ अलवी साहब जो हैं वो अपना किरदार अदा करते रहेंगे, और आइंदा भी इस तरह कोई कानून साजी अगर होती है तो उसकी राह में बिला वजह कम से कम रुकावट नहीं बनेंगे। बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह, होपफुली, बिकॉज द ऑफिस इज डेफिनेटली बिगर देन द पर्सन सिटिंग इन एंड द इट। पार्टी तो उसको हमेशा ये हमने इसको वायलेट होते हुए टाइम एंड अगेन ओवर द पास्ट मेनी इयर्स देखा है कि वो इंस्टीट्यूशन गायब हो जाता है और एक पर्सनल जो इंडिविजुअल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट्स ऑलवेज दैट ऑफिस। अच्छा, अब अगर आरिफ अलवी साहब ये तमाम तर इक़दामात या फैसले कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि उनका मजाक उड़ाने के बजाय उनको इनकरेज करना चाहिए, दैट बिकॉज ही हैज़ फाइनली स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग हिज ऑफिस and his constitutional responsibilities. Absolutely. तो ये सॉफ्टवेयर अपडेट या whatever, I think nobody should call him that, and you know, और वैसे भी अगर इदराक हुआ है और देर से ही हुआ है कि मुझे अपनी आईनी जिम्मेदारियां निभानी है तो अच्छी बात है। ये टर्मिनोलॉजी जो हम सोशल मीडिया पे भी पढ़ते हैं ना और देखते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट, ये ऑब्वियसली दूसरे को तंग करने के लिए कही जाती है। अब तंग करने से निकल आए, अगर कोई बंदा, कोई शख्स या कोई लोग बदल ही रहे हैं अपने व्यूज़, और हम सारे चेंज करते हैं, हो ही रहे हैं, तो उनको ताने क्या देना कि तुम क्या होते थे, इसीलिए तो बदल रहे हैं। हमने आपको बताया था ना एशिया हॉकी कप की बात कर रहे थे, मैंने आपको जिक्र भी किया था, इतनी एम्बैरेसिंग बात है, आपने माना नहीं था। आपको कोई नहीं मान सकता। कैन यू इमेजिन के मतलब ये हंसने से ज्यादा रोने का मकाम है। अच्छा बता दें खबर, हालांकि स्कूल लेवल पे भी इस तरह की गलतियां कहें, ऐसे क्या कहें, व्हाट वर दे थिंकिंग पता नहीं। या फिर पिछला जो 12वां खिलाड़ी था उसने कहा मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी भागते चला गया, मतलब हुज डिसीजन वाज इट। सारे पागल हैं, कौमी हॉकी टीम ने वो काम कर दिया जो कि कभी दुनिया ने नहीं देखा, और ये बहुत ही एम्बैरेसिंग बात है, ना देखा ना सुना, ये ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। जापान के खिलाफ जी एशिया कप के अहम मैच के दौरान ग्राउंड में 11 के बजाय 12 खिलाड़ी उतार दिए, भेज दिए सारे कि जाके खेलो। मतलब कि शायद 11 से काम नहीं हो रहा होगा, उन्होंने कहा 12वां भी भेज दो, सारे जो भी आए जी सारों को भेज दो। और इसी दौरान गोल हुआ और फिर बंदे काउंट हुए और फिर बंदे काउंट हुए, और अभी वो खुशी, उनकी जुर्रत देखो कि वो खुशियां मना रहे थे अपने गोल पे। बंदे काउंट हुए और तो गलती से हमारे लड़के 12 निकल आए। हाय, बहुत एम्बैरेसिंग बात है। ये गिन रहे हैं सारे। ये सारा कुछ हुआ, एक और जब ये सारे एक वो सारे खड़े होते हैं, नेशनल एंथम प्ले किया जाता है, ब्ला ब्ला ब्ला, तब नहीं समझ आ रही थी कि क्या हो रहा है। नहीं वो बीच में आए, एंट्री की है 12वें ने। अच्छा जी, वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए, थैंक यू वेरी मच। और कम से कम पाकिस्तान से इस ब्लंडर की तवक्को नहीं की जा सकती, हालांकि नहीं की जा सकती, अब की जा सकती। देखिए, there is the first time for everything. So this was our first time. ये सोचने का और लिटरली शर्म का मकाम भी है। और अब ये नई टीम है, लिटरली हमारे 3-4 ही सीनियर खिलाड़ी गए थे और बाकी सारे नए बच्चे हैं, प्लीज उन पे मेहनत करें। अच्छा, ये जोक नहीं था, जल्दी से बता दें, ये स्टोरी भी असली है और हंसी हमें इसलिए आ रही है बिकॉज वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि इस किस्म की एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन ऑन अ वर्ल्ड प्लेटफॉर्म हमसे हुई है, और somebody needs to be answerable for this। और पता है क्या, ये सारी छोटी गलती नहीं है, टूर्नामेंट से बाहर हो गए, वर्ल्ड कप में हम की दौड़ से ही बाहर हो गए, डिस्क्वालीफाइड, गो 4 बार के वर्ल्ड चैंपियंस की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, इस पे बात कर लेते हैं मजीद। साबिक कप्तान पाकिस्तान हॉकी टीम शहबाज सीनियर हमारे साथ हैं। शहबाज सीनियर साहब, आपने
सुन ही लिया होगा, पाकिस्तान एशिया कप जैसा अहम टूर्नामेंट खेल रहा हो, वर्ल्ड कप में एंट्री दाव पर लगी हो और इस लम्हे में जी एक ऐसा काम हो जाए जो कि हमने कभी नहीं सुना, ना कभी देखा है। और 12 खिलाड़ी जो हैं वो मैदान में उतर आए कि जी हम सारे मिलके बचाएंगे। मतलब ये कोई मूवी नहीं बनी हुई कि हम सारे पहुंचेंगे और ना ही कोई जंग चल रही है। तो पाकिस्तान को एशिया कप ही नहीं वर्ल्ड कप से भी बाहर कर दिया है। तो इतनी बड़ी गलती समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, आप हमें बताएं कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। सारे पाकिस्तान को पता है, क्योंकि हॉकी हमारा कौमी खेल है, कि एशिया कप हमारे लिए किस कदर इम्पोर्टेंस रखता था। हमारी इंटरनेशनल में हॉकी की वापसी के चांसेस थे और पाकिस्तान हॉकी टीम मैनेजमेंट की नाअहली की वजह से हम ये चांस खो बैठे कि एक टाइम ऐसा था कि 12 खिलाड़ी हमारे ग्राउंड पर मौजूद होना मैनेजमेंट का फेलियर है। और मैं आप सब लोगों को बताता चलूँ, जब ये डच कोच को हायर किया गया था, मैंने उस वक्त भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था कि इस कोच को रखना जो है बहुत जुल्म है पाकिस्तान के साथ। और इसके साथ एक ऑस्ट्रेलिया का ट्रेनर है, एक हॉलैंड का ट्रेनर है, 20-25 लाख का पैकेज दिया हुआ है, जबकि हमारी रैंकिंग जो है 17th नंबर पर है। हमें चाहिए था कि ये सारी इन्वेस्टमेंट, ये सारा पैसा हम अपने डेवलपमेंट पे लगाते। और मैं समझता हूँ मैनेजमेंट की इस नाअहली पर इसको सैक करना चाहिए। और ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की भी नाअहली है, जिन्होंने टीम मैनेजमेंट ऐसी लगाई कि जो बच्चे जिनका आगे करियर है, फ्यूचर है, जिन्होंने वर्ल्ड कप खेलना था, आगे ओलंपिक गेम्स खेलनी थी, उनके लिए कोई भी अब टारगेट नहीं है जिसको उन्होंने अचीव करना है। और मैं समझता हूँ कि इस डिसीजन से, इस परफॉर्मेंस से लड़के जो हैं वो भी डिमोरलाइज हुए हैं और पाकिस्तान की कौम जो है उसका भी दिल टूटा है। लेकिन बात तो फिर वहीं आ गई कि फैसला किसका था, वो 12 किस तरह पहुंचे, वो 12 वहाँ किसने पुश किया कि तुम भी पहुंच जाओ। और वो सारे लोग जो मौजूद हैं, टीम मैनेजमेंट, उन्हीं का फैसला होगा। अब मुझे बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान हॉकी की दुनिया में कहीं भी नहीं है और एक वक्त था जब हम टॉप पे थे, तो उस वक्त की हुकूमत, मैनेजमेंट, फेडरेशन, कोचेज़ और आवाम का रवैया क्या आज के रवैयों से मुख्तलिफ था? क्या वाकई एक्चुअली आवाम का इस खेल में इंटरेस्टेड ना होना एनी मोर इसकी तबाही की वजह बना? देखें, पिछले 20-25 साल में हमारे हालात सिक्योरिटी के अच्छे नहीं थे। अब पेरेंट्स ने भी कोशिश की कि बच्चे जो है इंडोर एक्टिविटी की तरफ आएँ। बच्चों ने आउटडोर एक्टिविटी छोड़ दी, सिवाय क्रिकेट के सारी गेम्स में बच्चे पीछे हट गए। हमारी यूथ में इंटरेस्ट नहीं रहा। पहले जो ये था कि सब शहरों में हॉकी होती थी, सारे डिपार्टमेंट्स की बड़ी बड़ी टीमें होती थी, लड़कों के लिए बड़ा प्रेस्टिजियस होता था कि PIA में जाएंगे, कस्टम में जाएंगे, नेशनल बैंक में जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता इदारों के चेयरमैन, इदारों के CEO ऐसे नाअहल लगाए गए हुकूमतों की तरफ से, जिनके अंदर ना तो नेशनलिज़म था, ना ही कौमी खेल से प्यार था। उन्होंने सारे इदारों की टीमें एक एक करके तबाह कर दी, ख़त्म कर दी। आप देखें, एक दौर था जब एयर मार्शल नूर खान PIA के चेयरमैन थे। PIA के क्लब क्लास का खाना जो है वो प्लेयर्स के लिए जाता था। जब हम 94 सिडनी वर्ल्ड कप जीते हैं, 11 खिलाड़ी PIA के परमानेंट एम्प्लॉई थे। तो अगर मैं समझता हूँ 20-30 लाख रुपया लगाकर पाकिस्तान का इमेज दुनिया में बनता है, पाकिस्तान अपना नाम रोशन करता है, तो ये इससे बड़ी कोई बात नहीं है। अभी भी मैं देखता हूँ हुकूमत में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना पिछली हुकूमतों में थी, ना मौजूदा हुकूमत में दिलचस्पी नज़र आ रही है। कौमी खेल को जो पजीराई हासिल होनी चाहिए वो नहीं है। ट्रू। अब मतलब बट हल क्या है, मतलब और ये सारी बातों में ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट का इशू ज़्यादा है और प्लेयर्स का काम। तो क्या अब हम वो ख्वाब देख सकते हैं कि जी हमें भी गोल्ड मेडल्स मिलें और हमारी भी टॉप की टीम हो? ये हम देखें, ये शुड वी इवन ड्रीम दैट ड्रीम? पाकिस्तान में हॉकी को ज़िंदा करने के लिए छोटे बच्चे जो हैं उनको चूज़ करें, टैलेंट हंट करें, उनके लिए टॉप क्वालिटी कोई एक्सीलेंस अकेडमीज़ 3-4 बनाई जाएं PMA के लेवल की, जहां बच्चों को एकेडमिकली लुक आफ्टर करें। आप स्पोर्ट्स गियर दें, उनके लिए स्टाइपन मुकर्रर करें। अब बात यह है कि हॉकी जो है वो एक महंगा तरीन खेल हो चुका है। क्रिकेट और सॉकर जो है वो अब सस्ते खेल हैं। हॉकी के शूज़ 15,000 रुपये के हैं, उसकी हॉकी स्टिक 15,000 रुपये की है। जब से हॉकी सिंथेटिक टर्फ पे आई है, प्लेयर में, स्पोर्ट्समैन में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए और उसके लिए बहुत अच्छी डाइट चाहिए। हमारी जो पाकिस्तान हॉकी टीम की डाइट है वो भी मैं समझता हूँ इस तरह की नहीं है कि हम प्लेयर्स को जो है कम्पेटिटिव लेवल दे सकें फिटनेस का जो दुनिया में रिक्वायर्ड है।
और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हॉकी की डेवलपमेंट में काम करें, हम जो है 3-4 टियर्स की टीमें बनाएं और उन पे काम करें। हमें अपनी सीनियर पे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा वो जो टैलेंट है वो कभी भी बेहतर नहीं हो सकता। हमें पार्टिसिपेशन करनी चाहिए, लेकिन कोशिश करनी चाहिए हमारी यूथ उसमें इन्वॉल्व हो। और ये हॉकी को ठीक करने के लिए जब तक हम गवर्नमेंट लेवल से शुरू नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ कभी भी हॉकी जो है अपना कमबैक नहीं कर सकती। चलें जी, शुक्रिया आपका शहबाज सीनियर साहब। कुछ यूज़फुल सजेशंस आपकी तरफ से आई हैं, बट आई होप कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन आप लोगों के साथ राब्ते में रहती है और आप लोगों से मशवरा मांगती है। आई वॉन्ट टू बी वेरी होपफुल अबाउट इट, बट आई एम नॉट। अच्छा जी, चूँकि एक हमारे सियासी खिलाड़ी सड़कों पे निकलने का दोबारा इरादा रखते हैं, इसलिए जो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ के मैचेस पिंडी वगैरह में होने थे वो इस जून की गर्मी में कहाँ होंगे? मुल्तान में। मैंने तो ये मजाक किया, उस टाइम कहा था कि आज ही मुल्तान भेज दो। ओह गॉड, प्रोफेशनल है, खिलाड़ियों का काम है क्रिकेट खेलना, लेकिन कोई इंसानियत भी तो मतलब इतना भी उनको पुश ना करो, इतना भी टेस्ट ना करो। तो अब्दुल्ला प्लीज ये, क्योंकि खबर आपने दी है तो डिटेल। 12 जून को ये पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के दरमियान अगले माह खेली जाने वाली 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ रावलपिंडी से मुल्तान हो गई है मुंतकिल। पीसीबी ने हुकूमत की इजाज़त के बाद मैचेस मुंतकिल करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है और मैचेस आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा है। 8, 10 और 12 जून को खेले जाएंगे। शाम 4 बजे शुरू होंगे और शाम 4 बजे सोच के मरने का मकाम है। आई एम सॉरी, अभी जो हम शहबाज सीनियर साहब से भी बात कर रहे थे, बात तो मतलब सारी वहीं आ गई ना एक से कि ये मैनेजमेंट क्या सोच रही है, क्या सोच रहे थे कि दोपहरों को आओ इनको लेके चलें, बड़ा ही मजा आएगा। पता है क्या, क्योंकि पिंडी में सियासी सूरत हाल, खैर पिंडी में भी सर्दी नहीं होनी थी, लेकिन मुल्तान तो एक एग्जाम्पल है, गर्मी कहाँ है ज्यादा। एनीवे, ओके जी, सो बेस्ट ऑफ लक। मुल्तान जरूर लेके जाएं, मुल्तान इज अ ब्यूटीफुल सिटी। मुल्तान We are not taking it away from the beauty of the city. Look at the मौसम, और जिस मौसम में ये फैसले हो रहे हैं। Anyway, we'll talk about this more tomorrow. अब टाइम खत्म हो गया, बाय।